अरे हाँ किया ना। Assalamu alaikum everyone. Do you hear me? वालेकुम सलाम। जी सर। Okay ji. In the last class, we discussed about different relationships and associations of the microorganisms one on each other. Just let me know आप लोगों का क्या प्लान है क्विज को लेके। क्विज देने हैं अभी आप लोगों ने मजीद या इनफ है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
सर 10 है अभी। कितने सर हैं? आपने पिछले किसी भी क्विज के नंबर नहीं लगाए होंगे। आप अपना तारुफ कराइए जरा। सर सहर साजिद। जी सहर सहर, 3 क्विज के नंबर अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों को शो नहीं हो रहे तो उसकी कोई टेक्निकल रीज़न हो सकती है, मैं उसको चेक करवा सर लूँगा, मैं लेकिन है रोज देखती हूँ, मेरे एक क्विज के भी शो नहीं हो रहे। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आई विल चेक इट आउट। मेरी तरफ से 3 जो है वो अपलोडेड है। ठीक है, मैं आज उसको कंफर्म करवाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कल वाली क्लास में। चलिए ठीक है सर। सर अच्छा मुझे भी शो नहीं हो रहे। ठीक है, बस एक बच्चे ने कर दिया ना तो हम सारे चेक कर लूँगा मैं अब। अच्छा दुश्मन ये बताइएगा कि कल दे दें, फिर एक क्विज दे दें कल, क्या प्लान है? यस सर। एंड किस पोर्शन का देंगे? सर हमें सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी जो चैप्टर था उसका हमने किया हुआ था स्टेनिंग तक। हाँ बिल्कुल, उसके बाद वाला दे दें। जी सर, कितना? एंड सारा? तक, हाँ एंड तक दे दें, उसके बाद जितना रहता है। चलिए ठीक है सर। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेलुलर मेम्ब्रेन अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है? ओके सर। हाँ मैं अपने पास लिख लेता हूँ। सर जी। हम्म, सर वैसे एक मेरा आइडिया है कि रिक्वेस्ट भी है सर, कि जिन स्टूडेंट्स के मतलब वो मिस हुए हैं, मेरे भी मिस हुए हैं क्विज, तो आप जो है ना 3 या 4 रख लें क्विज, क्योंकि इससे हमारी तैयारी भी हो जाएगी फाइनल की, और साथ जो जिनके मिस हों वो भी हो जाएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, बहुत सारा मैंने पढ़ाना है। आई विल ट्राई टू मैनेज अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसमें एक आध जितना भी पॉसिबल हो सका क्विज ले लेंगे। इनिशियली स्टार्ट में मैंने अनाउंस किया था कि आई विल नॉट टेक मोर देन 5 क्विजेस, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ओके, N1 है आपका सेक्शन नंबर। टुमारो वी विल हैव अ क्विज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और या ठीक है, चलें सही है जी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे बताएं, और नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। गुलाम रबानी, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? यस सर। गुड। I think you guys have now clear information about the final term exam that they will be starting from 1st of February, and उसके बाद होंगे ऑन कैंपस ये। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि शायद पहले आपके थेरेटिकल एग्जाम्स होंगे और उसके बाद लैब के होंगे, आई थिंक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट स्टिल आई थिंक। ओके जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? कोई किसी को याद है, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा था सैफुल्ला लास्ट क्लास में? सर इससे ये जो लास्ट स्लाइड है वो आपने जो पैरासाइटिज्म, ये मेंजलिज्म, ये सारे पढ़ाए थे। या okay, we have started this topic symbiosis and symbiotic relationship, और उसमें हमने positive and negative associations के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. First, we completed the positive associations of the microorganisms in which either both the partners are being benefited, or one is benefited and other is not harmed or not benefited. इसके साथ हमने फिर कुछ नेगेटिव एसोसिएशंस पढ़े, और नेगेटिव एसोसिएशंस में हमारे पास एक इम्पोर्टेंटली हमने प्रेडेशन पढ़ा, पैरासाइटिज्म डिस्कशन की। अगर पैरासाइटिज्म की बात करें तो दिस इज़ अ होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप इन विच पैरासाइट लिव्स ऑन और इन द बॉडी और इन द सेल ऑफ द होस्ट। और यहाँ पे we talked about that host is most of the time host is negatively being affected, and that the parasite that is positively being affected. और इसके साथ हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, और उन एग्जांपल्स में हमने एक एग्जांपल ये पढ़ी थी कि whenever the host that is present along with the parasite, और समटाइम्स जो होस्ट है उसको एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ इम्पार्ट करता है पैरासाइट, जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि whenever a virus is residing inside the Corynebacterium diphtheria, और उसके रिजल्ट में होता क्या है
कि whenever the virus is in the lysogenic state, it impart the ability to produce the toxins to Corynebacterium diphtheria. और फिर यहाँ से हमने ये भी पढ़ा कि that is a complex relationship, and in this relationship this is difficult to draw a line between parasitism and the predation. Somehow it seems this is a parasitism, but ultimately it may be converted into the predation. For example, in case of the lytic cycle of the virus, uh, that may be started after the lysogenic cycle. Whenever the virus that is present in the lysogenic cycle, it would be considered as this is a parasitic relationship. But when that viral attitude that would be shifted towards the lytic cycle, then it would be considered as maybe predation, etc. Anyways, this was the parasitism that we have talked about it. Next one, that is the topic of the day. This is the amensalism, and as we have talked about earlier, in the case of the amensalism, there is a negative effect on one organism that is present in this association and the other organism that is unaffected. This amensalism that is normally considered as unidirectional, or sometimes it happens that one organism that is used to produce some specific compounds, और ये जो compounds हैं ये किसी दूसरे organism पे negative effect रखते हैं. यूनिडायरेक्शनल इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, शायद आप लोगों को याद हो, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि whenever there are multiple organisms that are present into an environment, उसमें एक organism जो है it used to produce some antibiotics. अगर मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ, this one, let me show you an image. Here, this one, I suppose this one, yeah. ये एक पेट्री प्लेट है और इस पेट्री प्लेट के ऊपर इस पेट्री प्लेट के अंदर हमारे पास मीडिया है, एगर है, और उस एगर के अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया है. अब बैक्टीरिया ग्रो करवाने के बाद हमने किया क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन पे लाइक दिस डिफरेंट पोर्शंस पे हमने डिस्क रख दी है. वो डिस्क रख दी है और इन डिस्क के ऊपर लगी हुई है एंटीबायोटिक. ये बात हमने तब पढ़ी थी जब हमने एंटीबायोग्राम्स डिस्कस किए थे. अब डिस्क के ऊपर एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक जो है दैट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी. यहाँ पे एक हमारे पास क्लियर जोन प्रोड्यूस होता है, इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन. तो अब सवाल ये है कि अमेंसलिज्म के केस में होता क्या है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर को एग्जिस्टिंग. अचानक से क्या होगा कि वन ऑर्गेनिज्म दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करें. एक ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी. तो अमेंसलिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक भी तो यही है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है. सो इट कुड बी गुड एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल फॉर द अमेंसलिज्म इन विच वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज affecting the growth of the other microorganism but in the negative way. ठीक है, तो this one is the example of the amensalism. और amensalism के केस में हमारे पास जो फिनोमिना ऑब्जर्व होता है वो होता है by the production of the antibiotics, and whenever the antibiotics used to produce by the one organism they inhibit the growth of the other organism. तो ये बड़ी अच्छी हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, एंड दैट्स इट. इसके साथ साथ एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम बड़ा कॉमनली कहते हैं, दैट इज द बैक्टीरियोसेंस. आपने बैक्टीरियोसेंस के बारे में सुना है कभी? बैक्टीरियोसेंस ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन, बैक्टीरियोसेंस. हैव यू एवर heard about the bacteriosense? What is that? एंटीबायोटिक्स के बारे में तो मैंने पिछले चैप्टर्स में भी कुछ डिस्कशन की थी जहाँ पे हमने एंटीबायोग्राम्स पढ़े थे. याद आया किसी को? सैफ? यस सर. जी सर, आपने हाँ, पढ़ाया सर. एंटीबायोटिक्स. अच्छा, बैक्टीरियोसेंस क्या हो सकते हैं? आपने इसके बारे में सुना है कभी? व्हाट आर द बैक्टीरियोसेंस? पिछली क्लास में शायद मैंने कहा था कि बैक्टीरियोसेंस देख के आइएगा
कि क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा था या दूसरी क्लास से कहा था? सर हमें नहीं कहा सर। Okay. Bacteria sense. Okay, you're right, a bit right. Antibiotics and bacteriocin, both of them are proteinaceous in nature. ठीक है? Protein होते हैं in nature, and what they do, they use to inhibit the growth of the microorganisms. ठीक है? Inhibit the growth. अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अगर पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और हमने दरमियान में यहाँ पे एक वेल बनाया और उस वेल के अंदर हमने डाल दिया एंटीबायोटिक। अब होगा क्या कि एंटीबायोटिक इस वेल से एगर के अंदर डिफ्यूज करेगी लाइक हियर, ठीक है? और जो इसकी वेसिनिटी में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको ग्रो नहीं करने देगी, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। सो देयर वुड बी अ जोन ऑफ इनहिबिशन। अच्छा, अब ये एग्जांपल है बैक्टीरियो अमेंसिलिज्म की। अमेंसिलिज्म में दो कंपाउंड अपना रोल प्ले करते हैं, एक का नाम है एंटीबायोटिक्स, दूसरी है बैक्टीरियोसिंस। दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पीशीज इसको प्रोड्यूस करती हैं दूसरी स्पीशीज को किल करने के लिए। इसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स हैं ये और बैक्टीरियोसिन, दे बोथ ऑफ देम दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है। बैक्टीरियोसिन्स जो है दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट द राइबोसोमल प्रोटीन्स। एंटीबायोटिक्स दे आर द राइबोसोमल प्रोटीन्स, और समहाउ इट इज़ कंसिडर्ड दैट एंटीबायोटिक्स जो है ये लार्जर इन मॉलिक्यूलर वेट होती हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोसिन्स। So this is a good example of the amensalism in which microorganisms they use to produce the antibiotics and bacteriocins, and they use to inhibit the growth of the other microorganisms. और हमने amensalism के एसोसिएशन में ये पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड सेक्रोपेंस। हियर सेक्रोपेन, this is a compound that is released by the host. For example, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये किसी लार्जर एनिमल पे ग्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या तो ये किसी इंसेक्ट पे है या ये किसी मैमल पे है, ठीक है, मैमल्स पे। अच्छा, अब इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के इंटेस्टाइनल, इंसेक्ट के गट फ्लोरा के अंदर कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं सेक्रोपेंस। और जो सेक्रोपेंस हैं ये क्या करते हैं कि जो गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। इसी तरह जो मैमल्स हैं, मैमल्स की गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं डिफेंसेंस। डिफेंसेंस, ठीक है, defensins. These are the compounds which used to inhibit the growth of the microorganism और produce कहाँ पे होते हैं? host की intestine में. So this is another example of the amensilistic association. और normally mammals के अंदर ये जो defensins produce होते हैं ये produce होते हैं intestinal cells से और phagocytes. Phagocytes are the blood cells और phagocytes are the cells which are involved in the innate immunity. तो ये दोनों जो हैं phagocytes and intestine, they are supposed to produce the defensins, और defensins क्या हैं? These are the compounds which are produced to inhibit the growth of the microorganisms. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मैमल्स जो हैं वो phagocytes, मैमल्स के phagocytes और intestine जो हैं वो defensins प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो defensins हैं, defensins ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, उनको इनहिबिट कर रहे हैं। सो दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ द अमेंसिलिज्म। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल जो आती है वो आती है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। समहाउ इन सम केसेस डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दे मे बी एक्टिंग एज अ इनहिबिटरी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जब हम मिल्क की बात करते हैं, जब मिल्क में हमारे पास मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में फर्मेंटेशन होती है या जब मिल्क से योगर्ट बनती है तो मिल्क में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जो है ये पीएच ड्रॉप कर देता है। दिस ड्रॉप्ड पीएच एक्चुअली ये सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को ग्रो होने देती है, बाकी जो अदर बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, दे मे एक्ट एज inhibitory components to different types of the microorganisms. ठीक है, तो this is an other example for the
अमेंसिलिस्टिक एसोसिएशन और अमेंसिलिज्म की ये हमारे पास एग्जांपल है। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसमें एक है द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द बैक्टीरियोसिन्स, दूसरी है द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्रोपिन्स एंड द डिफेंसिन्स, और तीसरी हमारे पास है द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द process of the metabolism, और जिसकी एग्जांपल है lactic acid production during fermentation of the milk fermentation actually. So this was all about the amensalism. एक इसमें amensalistic example जो है हमारे पास और है which is here. अच्छा, ये एग्जांपल से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि देयर इज अ फंगल गार्डन, एक फिनोमिना है फंगल गार्डन, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर ये ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल है। इसमें क्या है कि स्पेसिफिक टाइप की एंट्स, these are specific types की जो ants and they form a fungal garden, or you can say that they may have an association with the fungi, जिससे ये फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है और फंजाई से ये फूड लेती हैं, और ये एक एसोसिएशन है। कि कैसे एसोसिएशन है कि जो ants हैं they live with the fungi and they form the fungal garden. अब होता क्या है कि जहाँ पे फंगल गार्डन ग्रो करता है वहाँ पे एक पैरासिटिक फंजाई है जिसका नाम है हमारे पास एस्कोसिस, लाइक हियर दिस वन, एस्कोसिस, ठीक है। दिस इज अ पैरासिटिक फंजाई। ये पैरासिटिक फंजाई क्या करती है कि ये अटैक करती है इस फंगल गार्डन पे, इस पे, और इस फंगल गार्डन को किल कर देती है, जिसकी वजह से ये जो पूरे का पूरा एसोसिएशन है एंट का फंगल गार्डन के साथ ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब जहाँ पे ये फंगल गार्डन ग्रो करता है उसके बिल्कुल विसिनिटी में एक और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है जिसका नाम है स्टेप्टोमाइसिस। ये बैक्टीरिया है, स्टेप्टोमाइसिस, दिस इज अ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबायोटिक जो है ये इस पैथोजन को, ये जो पैरासाइट है, सॉरी नॉट पैथोजन, इस पैरासाइट को किल करता है। इस पैरासाइट को किल करता है तो अल्टीमेटली ये जो है फंगल गार्डन ये प्रिजर्व रहता है, प्रिजर्व, दैट्स वन। तो अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये जो बैक्टीरिया है दैट इज प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड, और ये कंपाउंड क्या कर रहा है कि एस्कोसिस इस फंजाई को किल कर रहा है। अल्टीमेटली बैक्टीरिया को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, लेकिन ये जो फंजाई है ये नेगेटिवली इनहिबिटेड है, इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, और इसकी वजह से बेनिफिट एक तीसरी पार्टी को मिल रहा है, और वो क्या है, फंगल गार्डन। तो दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ द अमेंसिलिज्म। ओके, ये इसकी समझ आई है आप लोगों को? अगर किसी को समझ नहीं आई तो ही और शी में आस्क, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। अमेंसिलिज्म, फंगल गार्डन, एस्कोसिस पैरासाइट, इसके साथ साथ सेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एंट एसोसिएशन भी है। ये दोबारा बताइएगा ये। हाँ मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप ये समझना है कि ये फंगल गार्डन है, फंजाई है, दे आर लिविंग इन एसोसिएशन विद द एंट्स, ठीक है, ये दोनों। अब होता क्या है कि जहाँ पे ये फंजाई प्रेजेंट हैं, फंगल गार्डन ग्रो कर रहा है, वहाँ पे कुछ पैरासिटिक फंजाई भी ग्रो करते हैं जिनका नाम है एस्कोसिस। ये जो पैरासिटिक फंजाई हैं दे यूज टू अटैक ऑन द फंगल गार्डन, जिसकी वजह से फंगल गार्डन को किल कर देते हैं। जब फंगल गार्डन किल हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा एसोसिएशन जो है दैट वुड बी डिस्टर्ब्ड। अब नेचर ने इसके साथ ही एक और इंतज़ाम किया है, जहाँ पे ये फंगल गार्डन और ये पैरासाइट ग्रो कर रहा है, उसके साथ ही यहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा होता है। एक बैक्टीरिया का नाम है, ये स्टेप्टोमाइसिस स्पीशीज से बिलोंग करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबायोटिक जो है ये इस पैरासाइट को किल कर देती है, जिसके रिजल्ट में फंगल गार्डन जो है ये बच जाता है, इस पे पैरासिटिक अटैक नहीं होता। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है इसको खुद से कोई बेनिफिट नहीं है, दिस इज अनअफेक्टेड, बट ये इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, और अल्टीमेटली जो बेनिफिट हो रहा है वो तीसरी पार्टी को हो रहा है। दिस इज द थर्ड पार्टी दैट इज एक्चुअली द ल्यूकोपेरिनी, एंड दिस इज द फंगल गार्डन। गॉट इट? यस सर।
Okay, any other question about this amensalism? अभी तक हमने इसकी 2-3 एग्जांपल्स बड़ी ब्रीफली डिस्कस की हैं. ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको. कुछ किसी को मसला हो, आई कैन रिपीट. Okay. So moving next, this one is the competition. कंपटीशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले भी कि whenever the microorganism they are in the natural environment, तो उसमें होता क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. रिसोर्सेज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड. ओके, नाउ इन लिमिटेड रिसोर्सेज पे ग्रो करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रो कर सकेंगे विच आर मोर एफिशिएंट. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये हमारे पास एक ब्लॉक है न्यूट्रिएंट्स का, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ न्यूट्रिएंट्स का, और एक माइक्रोबियल स्पीशी ये है और दूसरी माइक्रोबियल स्पीशी ये है. दोनों ने इसको यूज़ करना है, दोनों ने. तो अब इसमें से न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, ये सिर्फ यही अमाउंट है, इसके अलावा हमारे पास अमाउंट नहीं है. तो इसमें से फिर वो स्पीशी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो जल्दी सारे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेगी, जिसका अपटेक प्रोसीजर फास्ट होगा. दैट स्पीशी विल ग्रो. इसके साथ साथ चूंकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी नज़र आएगा. तो एक स्पीशी है दैट मे प्रोड्यूस सम कंपाउंड्स जो कि दूसरी स्पीशी को किल कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे. तो दिस इज द कंपटीशन. अब आपको पता है कि रिसोर्सेज थोड़े हैं, 2 लोग हैं, दोनों ने एक ही के लिए compete करना है, तो दोनों जो हैं दे मे प्रोड्यूस सम इनहिबिटरी कंपाउंड्स, और दीज कंपाउंड्स जो हैं दे मे किल द अदर वन, और जिसके रिजल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे वुड बी अवेलेबल फॉर द सिंगल स्पीशी. इसमें कुछ इसमें लिमिटिंग रिसोर्सेज का भी बेनिफिट, लिमिटिंग रिसोर्सेज का भी इफेक्ट हो सकता है, और दूसरा फिजिकल लोकेशंस का भी इफेक्ट हो सकता है. देयर आर इन सर्टेन केसेस देयर आर द फिजिकल लोकेशंस व्हिच आर admired by some microbial species and some other species. उन फिजिकल लोकेशंस पे कब्जा करना है या उन फिजिकल लोकेशंस को कंज्यूम करना है अपने लिए, और 2 स्पीशीज उस पर टारगेट करना चाह रही है, तो उसमें वही स्पीशीज सक्सेसफुल होगी विच वन इज मोर एफिशिएंट. अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हमारे पास, दैट इज वेरी फेमस प्रिंसिपल इन द कंपटीशन. दिस इज कॉल्ड competitive exclusion principle. Competitive exclusion principle that was proposed by E.F. Gauss in 1934. ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि when there are the 2 microorganisms which are fighting for a common source, तो उसमें एक competent जो है, the weak competent that would be excluded out, वो निकल जाएगा, उसको किक आउट कर दिया जाएगा, और जो दूसरा है सक्सेसफुल वो वहाँ पे ग्रो करेगा. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल देयर आर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर आर मोर देन 1 कंपटीटर्स व्हिच आर फाइटिंग फॉर इट. तो जो वीक कंपटीटर होगा दैट वुड बी एक्सक्लूडेड आउट, दैट वुड बी किक्ड आउट. गॉट इट? तो इस वजह से वी कैन से दैट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है दैट may be observed in different microbial species. तो इसमें अब ज़्यादातर कंपटीशन में हम देखते हैं कि वो स्पीशीज सक्सेसफुल होती है जिसका न्यूट्रिएंट अपटेक करने का सिस्टम एक्टिवेट हो, दूसरा जो खुद से ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस कर सके जो कंपिटिटर्स को किल कर दें. तो ये दोनों चीज़ें जिस स्पीशी के अंदर होती हैं दैट स्पीशी इज यूज्ड टू ग्रो सक्सेसफुली. दिस इज द कंपटीशन. और यहाँ भी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द स्लो ग्रोइंग स्ट्रेन दैट वुड बी एक्सक्लूडेड आउट. तो दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी क्लियर दैट कि जो स्लो ग्रो कर रहा है दैट इज नॉट एक्टिवली taking up the nutrients that would be excluded out and that will be eliminated, in other words you can say that. So this is the competition that we have talked about, different components and different parts of the symbiotic association. हमने बड़ी briefly इनकी examples discuss की हैं, और इसमें हमने सबसे एंड पे कंपटीशन पे बात की है. इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं. जी जी जी. सर ये स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अलाउ कर दें उनको क्लास. गुलाम रबानी, अब चलो मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. तुम्हारी सिफारिश अब बहुत बड़ी सिफारिश है, यू नो. नहीं सर ऐसी बात नहीं. Okay, I have admitted all the students that were in the waiting room.
थैंक चलें, यू सर। अच्छा मुझे लगा तुमको क्वेश्चन करने लगे हो, बड़े अफसोस की सर बात वो है। मैसेज कर रहे हैं तो फिर आई वाज वेरी सोचा एक्साइटेड कि तुमने कुछ क्वेश्चन करना है। एनीवेज, ओके ओके, या अच्छा, कंपटीशन, जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये सिम्बायोसिस की बेसिकली टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं और इन्हीं की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस किए। इसके साथ साथ एक और अगर चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं ये हमने देखी है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के अंदर हमने ये एग्जांपल्स देखी। अब सवाल ये है कि क्या ये जितने भी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं एट द कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स? क्या ये इतने ही सिंपल हैं जितने हमने अभी पीछे पढ़े हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को बेनिफिट दे रहा है या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान दे रहा है? क्या ये इतना ही सिंपल है? नो, दिस इज नॉट टू सिंपल, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन है ये कुछ इस तरह से भी देखी जा सकती है कि क्योंकि यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ग्रो इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और ये एक दूसरे पे बड़ा बड़ा क्लोजली इफेक्ट करते हैं। तो अगर एक स्पीशी इफेक्ट हो रही होगी तो अल्टीमेटली दूसरी स्पीशी भी इफेक्ट होगी। तो दैट्स व्हाई जितना अभी तक हमने इसको बड़ा सिंपलिस्टिक वे में पढ़ा है, दिस वन इज नॉट टू सिंपल। ये याद रखिएगा कि सिम्बायोसिस का जो प्रोसेस है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसमें मल्टीपल सीरीज ऑफ फीडबैक्स आते हैं जिसमें नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और उन फीडबैक्स को लेके इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है और इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ पे पाए जाने वाले डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स भी अफेक्ट करते हैं, लिविंग पैरामीटर्स एक्ट करते हैं, कोई क्लोजली रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ओके दिस वन, अगर ये डायग्राम आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएशन को दिखाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा एक जो है दिस वन, अगर मैं ड्रा करूँ दिस वन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे का पूरा एक सिम्बायोटिक कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपिटिटर्स हैं, कंपिटिटर्स पे फीड करने वाले प्रीडेटर्स हैं। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका ना प्रीडेशन के साथ ताल्लुक है ना कंपिटिटर्स के साथ साथ ताल्लुक है, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं। और इन सब को ये सारे जो हैं ये निमाटोड के साथ, ये निमाटोड है एक बड़ा सारा, ये निमाटोड के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। निमाटोड इनको कंज्यूम करता है, इनको डाइट के लिए यूज़ करता है, या निमाटोड अल्टीमेटली इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज एन एसोसिएशन। अगर आप देखें यहाँ पे इस केस के अंदर कंपिटिटर्स के केस में तो न्यूट्रिएंट्स पे रिप्रेजेंट है, कंपिटिटर्स जो है न्यूट्रिएंट से बेनिफिट लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिप्लीट हो रहे हैं इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब अगर आप आगे देखते हैं तो कंपिटिटर्स ग्रो कर रहे हैं, प्रीडेटर्स उन कंपिटिटर्स पे ग्रो कर रहे हैं, तो प्रीडेटर्स को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है दिस वन। जो कंपिटिटर्स हैं, कंपिटिटर्स नेगेटिवली अफेक्टेड है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ओके दिस वन इज देयर। इसी तरह से जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नॉर्मली हमारे पास, प्रीडेटर्स उन फ्री लिविंग को भी खाते हैं, तो प्रीडेटर्स को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है। जो फ्री लिविंग है उनको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ओके। इसी तरह से जो फ्री लिविंग है ये यहाँ पे दे आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो सो दे आर बीइंग बेनिफिटेड, यहाँ पे प्लस का साइन है। न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। और अब अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो हैं ये नीमाटोड इनको कंज्यूम कर सकता है, इनको खा सकता है, या दे आर एसोसिएटेड विद द नीमाटोड, सो दैट्स व्हाई नीमाटोड इज बीइंग बेनिफिटेड, तो यहाँ पे प्लस का साइन है। अब अल्टीमेटली नीमाटोड क्या करता है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस वजह से ये सारे जो हैं यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म दे आर आल्सो बीइंग बेनिफिटेड, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिस इज नॉट टू सिंपल, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसको जितना भी हमने पीछे पढ़ा है, पीछे हमने सिर्फ एक एक पैरामीटर से एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि अगर ये हो तो उसके साथ ये एसोसिएशन होता है। तो सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा कंसेप्ट ना बैठ जाए कि दिस इज अ टू सिंपलिस्टिक एंड द वन वे प्रोसेस। नो, दिस इज नॉट द वन वे, नॉट द सिंपलिस्टिक प्रोसेस, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज अ बिट
बिट कॉम्प्लेक्स, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है ये एक एसोसिएशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, गॉट इट? कोई मसला? नो सर। एनीवन एल्स? क्लास में इतने सारे बच्चे हैं भाई, किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं? सैयद करामत हुसैन, आर यू देयर? यस सर। करामत समझ में आ रही है? जी सर, आपने करामत अभी तो मुझे जी सर। नहीं, करामत ऐसे मत कहो यार, मैंने 9:40 सर वो पे बंद किया था तो सर मैं उससे पहले भी था, मैं 9:30 पे ही आया हूँ। तो वो 9:30 पे आए हो डिस्कनेक्ट तो हुआ था ओहो, क्या लाइट के इश्यूज चल रहे हैं? सर, वो वाईफाई बंद हो गई था ना, तो मैंने नेट ऑन किया था हम्म, अपना मोबाइल फोन का। ओहो, जी चलो सर। कोई बात नहीं। अच्छा, so we move next when we have completed this symbiosis, और इसमें हमने जितने भी इनके different types बड़ी briefly पढ़ी हैं, so we will move next. This is actually about the nutrient cycling. इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा कि when we talk about the nutrient cycling, it could be the carbon cycle, sulfur cycle, nitrogen cycle, iron, phosphorus cycle, manganese cycle. There are a lot of cycles there. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे लिए कुछ डिसाइड करना मुश्किल था कि मैं ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, बिकॉज मुझे कुछ अंदाज़ा है कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो ये पढ़ी हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए एक अलग से कोर्स है, दैट इज़ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। तो उस एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज साइकिल्स इन वेरी डिटेल। आप में से किसी ने वो कोर्स पढ़ लिया है या अभी पढ़ना है सबने? सर अभी पढ़ने हैं। ओके, सर सही है। उस कोर्स के अंदर कार्बन साइकिलिंग है, सल्फर, बड़ी डिटेल के साथ कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे इन्वॉल्व है और किस तरह से दे आर मॉडिफाइंग द थिंग्स, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस। तो अल्टीमेटली फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि आई शुड स्किप दिस टॉपिक, क्योंकि फिर दिस वुड बी द रेपिटेशन। मैं यहाँ पे आपको कुछ मजीद माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा सकता हूँ जो कि आप आगे शायद ना पढ़ पाएँ, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके अंदर मल्टीपल साइकिल्स हैं हमारे पास, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक व्यू है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये कॉस्मिक व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें, दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, ये सल्फेट्स, दिस इज Fe3, दे आर ऑल द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास इन्हीं की रिड्यूस्ड फॉर्म है, अमोनियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, Fe2, मैंगनीज +2, ऑल ऑफ दीज। तो ये पूरे के पूरे साइकिल्स इसमें हम सेपरेटली आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे एनवायरमेंटल में, जिसमें अब कार्बन किस तरह से कन्वर्ट हो रही है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट reduced or oxidized form के केस में। तो I am going to skip it and I will try to keep it uh, the minimum diverse course for the microbiology, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि हम कुछ irrelevant चीज़ें जो हैं या अगले जो आपने इसके लिए कोर्सेज पढ़ने हैं उनके साथ ये मैच ना करें, कुछ मिक्सिंग ना हो, तो इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। Anyways, so the next topic that we are going to talk about is the antimicrobial chemotherapy. यहाँ पे मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, ओपन क्वेश्चंस हैं, कोई भी इसका आंसर करे। What do you mean by the chemotherapy? Have you ever heard about the chemotherapy? क्या हो सकती है, क्या होता क्या है, कीमोथेरेपी क्या होती है? यस सर, केमिकल ट्रीटमेंट करना किसी भी उसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। Okay, एक आंसर आया है जी, केमिकल ट्रीटमेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एनी अदर? किसी और का कोई ख्याल? गूगल मत कीजिएगा प्लीज। ट्यूमर की ग्रोथ के लिए को खत्म करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। एनी अदर? एक यहाँ पे दूसरा आंसर हमारे पास आया जी, ट्यूमर ग्रोथ। मैंने कहा था गूगल मत कीजिएगा। इसके अलावा किसी को बताइएगा ट्यूमर ग्रोथ के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है? एनीवन एल्स? कीमोथेरेपी क्या होती है, कभी सुना है? और अगर सुना सर है सेल्स तो को किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं। सेल्स को किल करने के लिए 3 हो गए जी।
cells will be killed, यहाँ मैं लिख दूँ any other. अच्छा चलें इसको मॉडिफाई करते हैं। आपने कीमोथेरेपी पहले सुना हुआ है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सुनी है आपने कीमोथेरेपी? सर कैंसर सर ट्रीट ये ऑन्कोसाइट्स जो होते हैं सर उनके ऊपर अप्लाई करते हैं हम कैंसर सेल। हाँ, this one is very famous. This term is very famous for the treatment of the cancer cells. Oncocytes को kill करने के लिए we use the chemical formulations, and that is called chemotherapy. And when we talk about the cancer cells, we can use the chemotherapy, radiotherapy, etc., etc. So here in this chapter, we will be talking about the antimicrobial chemotherapy, and it means that, in other words, you can say that if this is antimicrobial, it would be there to kill the microorganisms, ठीक है, and microorganisms को kill करने के लिए ये होगी antimicrobial chemotherapy. So you can say that in this chapter we would be talking about some chemicals that would be there to kill the microorganisms by the use of the compounds, by the use of a chemical compound that are being produced by some other microorganisms. ठीक है, जैसा कि हम बड़ी डिटेल के साथ इसको इंशाल्लाह देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं दूसरे को किल करने के लिए। तो हम इस चैप्टर में कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम अगर वन बाय वन बात करें तो दिस इज़ द कीमोथेरेपी, या आपने मुझे बताया है कि क्या होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ एक्चुअली the therapy that is based on the chemical compounds to kill the cells. Either these cells are the eukaryotic and the prokaryotic. If these cells are the prokaryotic, हम इसको एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी भी कह सकते हैं। और जो केमिकल एजेंट्स यूज़ करेंगे हम कीमोथेरेपी के लिए, उन केमिकल एजेंट्स को हम कहेंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, or the agents which are involved in the chemotherapy. Mostly these agents, they are termed as antibiotics, or they may be the derivatives of the antibiotics. ठीक है, ये antibiotics या उनके derivatives हो सकते हैं। For example, if we talk about the antibiotics, sulfonamides, like here sulfonamides, तो बहुत सारी antibiotics हैं इनके अंदर sulfonamide होता है, और they may be the derivatives of sulfonamides. ठीक है, sulfonamides। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट अदर एंटीबायोटिक्स हैं जिसके लिए आपने सुना होगा द बीटा लैक्टम रिंग। दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। आगे हम पढ़ेंगे कि बीटा लैक्टम रिंग क्या होता है और किस एंटीबायोटिक में ये मौजूद होता है। तो बीटा लैक्टम रिंग जिन एंटीबायोटिक्स में पाया जाएगा उनको हम बीटा लैक्टम डेरिवेटिव्स कहेंगे, या आप कह सकते हैं कि इनकी जो बैक बोन है वो बीटा लैक्टम की होगी और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास अदर कंपाउंड्स भी होंगे एंड दैट विल बी फॉर्मिंग एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कवर हुई एंटीबायोटिक्स में से ग्रुप डिस्कवर हुआ दैट वाज द सल्फोनामाइड। और सल्फोनामाइड जो है दैट इज एक्चुअली ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था और दिस वाज कंसिडर्ड एज एंटीबायोटिक एंड दिस हैड एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कैसे हुई। बट डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक? आपने कभी पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स? सर पढ़ी वो है जी किसी? वैक्सीन नो, वैक्सीन इज नॉट एंटीबायोटिक। नो, वैक्सीन इज नॉट एंटीबायोटिक। सर वो पेंसिलिन का ही पढ़ा है कि उसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो किया था डिस्कवर फर्स्ट टाइम। यस, वेरी गुड। ये मेरे ख्याल में एफएससी की इंग्लिश की बुक में ये स्टोरी थी अलेक्जेंडर जी फ्लेमिंग की। सर। या और ये हम पढ़ते आए हैं कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक that was discovered by Alexander Fleming and the year was 1928, 1928 था, है ना? जी सर। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी हिस्टोरिकल इवेंट्स काफ़ी सारे हैं, हम उन पे बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया क्या था और हुआ क्या था उसके साथ। एनीवेज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी कैन हैव अ हिस्ट्री ऑफ द एंटीबायोटिक डिस्कवरीज। पॉल एरलिच ने यहाँ पे 1954, इसका जो टाइम है 1954 से 1915 तक है, और इसने क्या किया, इसने कुछ एक ये काम करता था डाइज के साथ। डाइज समझते हैं, कलर के लिए जो डाई इस्तेमाल होती है, डाइज के साथ ये काम करता था। तो
उसने एक डाई डिस्कवर की जिसकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी थी। वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, इस पे फोकस कीजिएगा। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि अगर एक ह्यूमन पे कोई इन्फेक्शन हो गया और आपने उसको ह्यूमन को कोई एंटीबायोटिक खिला दी, अगर तो वो एंटीबायोटिक सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि बैक्टीरिया को किल कर रही है और ह्यूमन के सेल्स को कोई नुकसान नहीं दे रही, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये एंटीबायोटिक टॉक्सिक है। किसके अगेंस्ट? सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो हम टर्म यूज कर सकते हैं कि दिस एंटीबायोटिक हैज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कि ये ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स को या ओनली बैक्टीरियल सेल्स को किल कर रही है, ये ह्यूमन सेल्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही। और याद रखिएगा वो वाली एंटीबायोटिक्स सबसे अच्छी कंसीडर की जाती हैं जो कि ज़्यादा सेलेक्टिव होती हैं, जिनकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ज़्यादा, यानी कि जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स को किल करें, जो कि ह्यूमन सेल्स को मिनिमम इफेक्ट करें। दे वुड बी टर्म्ड एज मोर बेनिफिशियल एंटीबायोटिक्स। तो इस वजह से पॉल एरलिच ने 1954 में एक डिफरेंट डाइज पे काम किया और इसने देखा कि देयर आर डिफरेंट डाइज विच हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी कि जो ह्यूमन सेल्स के लिए तो टॉक्सिक नहीं है लेकिन वो बैक्टीरियल सेल्स के लिए टॉक्सिक है। इसके साथ साथ 1904 में इसने ट्राइपेन रेड, ये ट्राइपेन रेड एक कंपाउंड था, दिस इज अ डाई ट्राइपेन रेड, इसको इसने मैजिक बुलेट का नाम दिया एंड दैट वाज यूज्ड अगेंस्ट द ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा ये सेम एजेंट है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो मैजिक बुलेट जो असल में ट्राइपेन रेड थी, ये पेशेंट्स को यूज़ करवाई गई एंड इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो थे जिनको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस थी वो रिकवर हो गए। ये ट्राइपेन रेड जो थी ये ट्राइपैनोसोमा को किल करती थी और जिसके रिजल्ट में पेशेंट्स जो थे वो रिकवर हो जाते। तो इसकी अच्छी बात ये थी कि ये ह्यूमन सेल्स के अगेंस्ट नहीं थी, ह्यूमन सेल्स को पे मिनिमम टॉक्सिक इफेक्ट रखती थी। सो दैट्स व्हाई दिस वाज एनकरेज्ड टू यूज। ये ट्राइपेन रेड के अलावा हमने एक और डाई का नाम भी सुना हुआ है, ट्राइपेन ब्लू। जब हमने स्टेनिंग पढ़ी थी चैप्टर 3 में तो हमने ट्राइपेन ब्लू का नाम सुना था, याद है किसी को? ट्राइपेन ब्लू, ट्राइपेन ब्लू, ओके। अच्छा, पॉल एरलिच, ये सबसे पहले हमें मिलता है कि पॉल एरलिच ने जब काम स्टार्ट किया तो इसने कुछ कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जिनकी जो कि सेलेक्टिवली टॉक्सिक थे एंड फिर इसने मैजिक बुलेट का नाम दिया ट्राइपेन रेड को और दैट ट्राइपेन रेड वाज देयर टू किल द ट्राइपैनोसोमा और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने में इन्वॉल्व था। इसके साथ साथ एक और एरलिच के साथ साथ एक और जापानीज साइंटिस्ट जिसका नाम है सेकिरो हैटा, इन्होंने क्या किया कि आर्सेनिकल्स पे काम किया। आर्सेनिकल्स दे वर द कंपाउंड दे यूज्ड टू किल द साइफिलस स्पाइरोकीट, दिस इज अ बैक्टीरिया दैट कॉज द साइफिलस। तो इन्होंने साइफिलस कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए आर्सेनिकल्स का काम किया। हमने चैप्टर 5 में जहाँ पे हमने कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइफिलस कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए टाइफाइड या मलेरिया करवाया जाता था, फीवर, किसी को याद हो, हमने वहाँ पे ये पढ़ा था। लेकिन उसके बाद आने वाले टाइम में साइफिलस स्पाइरोकीट को किल करने के लिए आर्सेनिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल शुरू हो गया और ये किसने किया? एरलिच ने और साकिरो हाइटा ने। It was he was a Japanese scientist. अच्छा, now the time is being passed और 1927 में आके गैर डोमैक ने क्या किया कि इसने एक और डाई यूज की जिसका नाम था प्रोंटोसिल रेड। प्रोंटोसिल रेड, ये प्रोंटोसिल रेड जो थी ये इन्होंने यूज की माइस में, और जिस माइस में प्रोंटोसिल रेड का इंजेक्शन लगा देते थे उस माइस को इन्फेक्शन नहीं होता था स्ट्रेप्टोकोकाई से और स्टेफाइलोकोकाई से। दीज आर द बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया जो थे ये किल हो जाते थे प्रोंटोसिल रेड से। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोंटोसिल रेड दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, we can use this effectively against the streptococci and staphylococci. This is another example. इसके अलावा 1935 में जैक्वेज एंड थेरेसे ने ये डिस्कवर किया कि जो इन्होंने 1927 में प्रोंटोसिल रेड इस्तेमाल की थी, इस प्रोंटोसिल रेड के अंदर एक्चुअली में एक कंपाउंड था जिसका नाम था सल्फानिल अमाइड।
दिस वन सल्फानिल अमाइड, असल में ये कंपाउंड था प्रोटोसिल रेड के अंदर जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। 1927 में जब इन्होंने काम किया गैरेट डोमैक ने, तो इन्हें ये नहीं पता था कि प्रोटोसिल के अंदर कौन सा एग्जैक्ट कंपाउंड है जो कि इन बैक्टीरिया को किल कर रहा है। फिर 1935 में आके ये डिस्कवर हुआ कि प्रोटोसिल के अंदर ख़ास तौर पे एक कंपाउंड जिसका नाम है सल्फानिल अमाइड, ये कंपाउंड जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और इस डिस्कवरी की वजह से डोमैक को 1935 में नोबेल प्राइज़ मिल गया, और नोबेल प्राइज़ इसको मिला सल्फानिल अमाइड को डिस्कवर करने पे। उसके बाद ये सल्फानिल अमाइड या सल्फोनामाइड या सल्फा ड्रग्स के नाम से पूरा एक एंटीबायोटिक का ग्रुप जो था ये डिस्कवर हुआ, और इस पे हमारे पास काम होता रहा। ठीक है, दिस वन सल्फोनामाइड और सल्फा ड्रग्स, तो इस पे डोमैक का काम था। तो अभी अगर आप देखें तो 1954 से डिस्कवरी स्टार्ट हुई, इन्होंने डिफरेंट डाइज पे काम किया जिसमें ट्राइपन रेड आ गई, आर्सेनिकल्स आ गए, प्रोटोसिल रेड आ गई। फिर ये साबित हुआ कि प्रोटोसिल रेड यानी कि डाई का अपना कोई फंक्शन नहीं है, उसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है सल्फानिलमाइड, असल में बैक्टीरिया को किल वो करता है। और फिर उस ग्रुप को सल्फोनामाइड या सल्फा ड्रग्स के नाम से किया गया, वो फेमस हुआ। एंड नाउ दिस इज अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ द सल्फा ड्रग्स। हम सल्फा ड्रग्स की आगे डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दिस वाज अबाउट इट। आगे अगर मज़ीद बात करें तो जो हम सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928, बट नो, एग्जैक्टली द पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1896 and this was discovered by Ernest Dusnay. This was that was a French scientist. He discovered the penicillin in 1896 exactly, but उसको इसमें कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और इसने इस पे काम छोड़ दिया। फिर 1928 में आके कहते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, और ये डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। इस पे भी इसमें बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास फेमस हैं, क्लियर नहीं कोई भी हमारे पास स्टोरी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। इसमें जो सबसे कॉमन स्टोरी है वो ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था ही वाज वर्किंग इन द लैब, तो अचानक से वो वेकेशंस पे चला गया और उसकी लैब में एक पेट्री प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, और अचानक हवा में से उस पेट्री प्लेट पे फंजाई का स्पोर आके गिरा, और वो स्पोर जो था वो ग्रो कर गया और उसने प्लेट पे मौजूद बैक्टीरिया को किल कर दिया। और जिसकी वजह से जब फ्लेमिंग वापस आया तो उसने वो प्लेट फेंकने की बजाय उसको बड़े गौर से देखा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ दरमियान में है जिसने साइडों से बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो ये एक स्टोरी इसमें बड़ी फेमस है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली 1928 में इसके साथ इंसिडेंट पेश आया, एंड ही डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन दैट वाज अ कंपाउंड व्हिच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम से इसने उसको आइसोलेट किया। लेकिन अब हुआ क्या कि इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अब ये पेट्री प्लेट की हद तक और बैक्टीरिया की हद तक तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल। ये क्या करता था कि एक बैक्टीरिया की प्लेट बनाता था, उसके दरमियान में पेनिसिलिन डालता था, तो पेनिसिलिन जो थी वो यहाँ तक बैक्टीरिया की डेथ कर देती थी। अब अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि एंटीबायोटिक्स को ह्यूमन बॉडी में यूज़ करना। व्हेन एवर ही इंजेक्टेड द एंटीबायोटिक इन द ह्यूमन बॉडी, तो हुआ क्या कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके इस पेनिसिलिन की इटसेल्फ डिग्रेडेशन होगी। ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब पेनिसिलिन इन्होंने इंसर्ट करवाई तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिसिलिन की इटसेल्फ डिग्रेडेशन हो गई और ये एक्टिव नहीं, इनएक्टिव हो गई। तो इससे मायूस होकर 1931 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी रिसर्च चेंज कर दी, इसको छोड़ दिया, उसने कहा ये कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर 1935 में आके कुछ और एक और ग्रुप काम कर रहा था जिसमें हॉवर्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन, ये दो लोग काम कर रहे थे। हॉवर्ड फ्लोरी जो था ये काम कर रहा था लाइजोजाइम पे और सल्फोनामाइड्स पे। सल्फोनामाइड्स वही ड्रग्स हैं जो कि पीछे इसने डोमैक ने रिपोर्ट किया 1935 में। अच्छा, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन जो थे दे वर वर्किंग ऑन द लाइजोजाइम एंड द सल्फोनामाइड्स। तो जो अर्नेस्ट चेन था इसने क्या किया कि इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से उसका वो फंजाई मांगा, वो पेनिसिलियम जो उसके पास था, उसने कहा जी हमें पेनिसिलियम दें, वी कैन ट्राई इट आउट। तो उसने फ्लेमिंग से कल्चर लिया पेनिसिलियम का। अच्छा, फिर उस कल्चर को ग्रो करवाया और उस कल्चर ने पेनिसिलिन प्रोड्यूस की। अब क्या किया कि एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आया, बायोकेमिस्ट था, उसका नाम था नॉर्मन हिटले। नॉर्मन हिटले ने इस पेनिसिलिन को प्योरीफाई किया,
प्योरीफाई करने के बाद इन्होंने इस पेनिसिलिन को ह्यूमन बॉडी में यूज़ किया तो ही वॉज वेरी इफेक्टिव। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों का काम है, फ्लेमिंग का, फ्लोरे का और चेन का, अर्नेस्ट चेन का, तीनों का काम इसकी वजह से 1945 में आके इनको इस पे नोबेल प्राइज़ मिला। अगर आप देखें तो 1928 में उसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया है और नोबेल प्राइज़ आके मिला 1945 में, तकरीबन 15 साल के बाद, या 15 साल ही बनते हैं ना, 18 साल के बाद आके मिल रहा है उसको, 17-18 साल के बाद। तो ये इसी वजह से कि उसने यहाँ पे रिसर्च जो थी वो छोड़ दी कि दैट इज़ नॉट हैपनिंग एनीथिंग हियर। और उसके बाद फिर अर्नेस्ट चेन ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने इस काम को एक्सटेंड किया। इन्होंने हेल्प ली नॉर्मल हिटले से, इसने प्योरीफाई करके दिया इन कंपाउंड्स को, और ये प्योरीफाइड कंपाउंड जब माइस के अंदर इंजेक्ट किए गए तो दे वर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द स्टेफाइलोकोकाई। फिर उसके सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल्स किए गए और उन ह्यूमन ट्रायल्स के बाद इसको इस्तेमाल किया गया कमर्शियली, और तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक एक कंपाउंड है, कैसे डिस्कवर हुआ, स्टार्ट में क्या क्या इश्यूज इसमें आई। दिस वाज वेरी ब्रीफ हिस्ट्री, हम इसकी डिटेल में अभी तक नहीं जा रहे। उसके बाद अब जो कि ये सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर हुई है, पेनिसिलिन के बाद तो फिर एक लाइन लग गई ना, दूसरे कंपाउंड्स बहुत तेज़ी के साथ डिस्कवर होने लग गए। जैसा कि इसके बाद 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करता है एक्टिनोमाइसिन। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस, जिसमें ख़ास तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस ये ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करता है। और सैल्मन वैक्समैन ने इसको रिपोर्ट किया और ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1952। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन 1953 तक ये डिस्कवर हो चुके थे। और उसके बाद तो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवर होती रही और बहुत स्पीड के साथ डिस्कवर हुई। और नाउ वी हैव द एंटीबायोटिक्स, नाउ वी हैव एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन इन्फेक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन इन्फेक्शंस। तो कहते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स ह्यूमन सफरिंग्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, ह्यूमन की क्वालिटी लाइफ जो है वो इन्हांस हुई है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑल ऑफ दीज antibiotics. Okay, up to this point, if you guys have any question, you may ask. Any questions up to this point? Is everything clear? Okay. यस सर। यस सर। सर आपने बोला कि पेनिसिलिन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके इनएक्टिव हो जाती है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करता है या कोई और रीजन है? नहीं, इम्यून सिस्टम नहीं, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिकली whenever this is uptaken by the cells तो that can be degraded and इसी वजह से that is not available actively for the microorganisms, और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहते। या फिर यूँ भी होता है कि पेनिसिलिन जो थी वो क्रूड फॉर्म थी, जो हम बात कर रहे थे वो क्रूड फॉर्म थी, वो प्योरीफाइड नहीं थी, उसके साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड्स थे जिसकी वजह से उसका बिहेवियर डिफरेंट था बॉडी के अंदर। फिर जब इसमें हेटले ने उसको प्योरीफाई किया, और अब जब हम प्योरीफाई पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट्स को तो अब उसका बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसमें रीज़न थी। उसमें इम्यून सिस्टम का शायद रोल इतना नहीं था, इसमें मेटाबॉलिज्म का रोल ज़्यादा था। ओके, यस सर। good. So we move next. If we move next, we can go with the general characteristics of the antimicrobial drugs. अच्छा, अब different types की drugs हमारे पास available हैं। हम उनमें से किन drugs को antibiotics कहेंगे, किन drugs को हम कोई और नाम देंगे। तो antimicrobial drugs जो हैं इनके definitely हमारे पास कुछ characteristics हैं जिनको हम देखते हैं, और वो जो characteristics हैं उसकी बेस पे हम इसको identify करेंगे। इसमें सबसे important characteristic जो है हमारे पास वो है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ये बात याद रखिएगा, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। वी हैव टू चूज द कंपाउंड्स विच शुड बी सेलेक्टिवली टॉक्सिक। ये ना हो कि हम ह्यूमन को वो दें
और वो ह्यूमन सेल्स पे भी उतना ही नुकसान करें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी उतना ही किल करें, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है. वी हैव टू सिलेक्ट द कंपाउंड्स दैट शुड बी एक्टिव अगेंस्ट ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो कि ह्यूमन सेल्स को प्रोटेक्ट करें. सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए. और इसी वजह से हम यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दें कि these compound they must kill or inhibit the microbial pathogens while damaging the host as little as possible. This could be like that. ठीक है. इसके साथ साथ हमारे पास एक और टर्म इस्तेमाल होती है, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी. के डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी व्हाट इज दैट एक्चुअली, और इसमें थेराप्यूटिक डोज क्या है, टॉक्सिक डोज क्या है. तो यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए. थेराप्यूटिक डोज हियर, थेराप्यूटिक डोज का मतलब है कि हमने ये एंटीबायोटिक जो है ये किसी भी पेशेंट को कितनी डोज में देनी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए काफ़ी हो. मिसाल के तौर पे अगर हम 5 मिलीग्राम देते हैं पर डे, 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं, इफ़ दिस इज़ इनफ, हो सकता है कि ये ह्यूमन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल ना करें, तो हम इसको कर देंगे 6 मिलीग्राम. अगर 6 पे भी पैथोजेंस किल नहीं हो रहे तो हम इसको 7 मिलीग्राम कर देंगे. अगर 7 पे किल हो रहे हैं और 8 मिलीग्राम पे भी किल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 7 जो है ये मिनिमम अमाउंट है जो कि किल करेगी, तो हम 7 देंगे, हम 8 नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम 7 पे हो रहा है. तो वाई वी शुड गिव द 8 मिलीग्राम्स. तो दिस वुड बी द थेराप्यूटिक डोज, 7 मिलीग्राम. अच्छा, इसके साथ टॉक्सिक डोज, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, 9 मिलीग्राम कर देंगे, तो एक लेवल आएगा कि ये होस्ट सेल को भी उतना ही डैमेज करेगी जितना ये प्रोकैरियोटिक सेल को डैमेज कर रही है. तो दिस वुड बी कॉल्ड द टॉक्सिक डोज. अच्छा, अब एक इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द थेराप्यूटिक इंडेक्स, एंड दिस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज टू द थेराप्यूटिक डोज. टॉक्सिक डोज टू द थेराप्यूटिक डोज, यानी कि इसकी टॉक्सिक डोज कितनी है डिवाइडेड बाय थेराप्यूटिक कितनी है, दैट इज इक्वल टू थेराप्यूटिक इंडेक्स. तो हर एंटीबायोटिक का थेराप्यूटिक इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एंटीबायोटिक की एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करता है कि इसको कितनी देनी है. एक दिन में 2 टैबलेट्स देनी है, एक देनी है, या 3 टैबलेट्स देनी है. और टैबलेट में कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 ग्राम होगी, 500 मिलीग्राम होगी, 250 मिलीग्राम होगी, क्या होगी. तो याद रखिएगा वो वाली एंटीबायोटिक्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स लार्जर हो, with the larger therapeutic index they are the better agents. तो थेराप्यूटिक इंडेक्स इनका ज़्यादा होगा, इसका मतलब है दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and they are more protective to the host cell. So that's why these types of the antibiotics they would be considered better. आगे अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये जो मैंने ऊपर बात की थी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी की, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सॉरी जो एंटीबायोटिक्स हैं, दे शुड बी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव. अगर ये सिलेक्टिव नहीं होंगी तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. दे कैन किल द ह्यूमन सेल. Alhamdulillah, sorry. So we will be talking about the selective toxicity by tomorrow. और अभी यहाँ तक हम इसको conclude करते हैं. If you guys have any question about anything according to from this lecture that we have talked about today, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा. मैंने ये चैप्टर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से चैप्टर्स भी देख सकते हैं. मैंने ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हैं गूगल ड्राइव में, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं. मेरी यार लगनी नहीं है पूरी. तो उसको देखिएगा. इफ यू गाइस हैव एनी इशू और एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. एंड अभी मुझे अटेंडेंस दे दें. Okay, today is the 12th of January. Miss Adiba Aslam. Adiba is not there. Afan Tariq Rana.
Not there. Amina Shehzad. Present, sir. Anika Tabassum. Anika is not there. And Anila Khan. Present, sir. Aksar Rukhsana. Aksar Rukhsana is not there. Okay, and Ariba Nasir. Yes, sir. Present, sir. Good. Fiza Nadeem. Okay, Adiba मैं आपकी 10H मार्क कर दिया बच्चे. Okay, Fiza Nadeem. She is not there. गुलाम sir. रब्बानी. अच्छा फिजा मौजूद Yes, है. sir. गुलाम रब्बानी. इकरा शहबाज. इकरा सोहेल. इज़ा आमिर. Present, sir. जुवेरिया असलम. Present. मरियम नदीम. Present, sir. मरवा अब्बास. महरीन. मोहम्मद बिलाल अरशद. प्रेजेंट सर. मोहम्मद हारिस अब्बास खान. सर इसका मैसेज आया था, इसकी बैटरी कह रहा था डेड हो रही है मेरी. इसकी बैटरी थी या इसके मोबाइल लैपटॉप की बैटरी थी? मोबाइल की बैटरी. ओके चलें. मोहम्मद उज़ैर. उज़ैर की भी बैटरी डेड है. मुनज़्ज़ा शफीक. सर उसकी नानाबू की कल डेथ हो गई है तो इसलिए वो आज नहीं ओहो आई. अच्छा चलें. निमरा नदीम. निमरा खालिक. एंड निशात. राबिया शरीफ. राहिमा Present, राना. sir. किसने बोला प्रेजेंट? Rabia Sharif. ओके राहिमा राना. राना नबील. प्रेजेंट सर. रिदा अतहर. रिदा अतहर इज देयर. Present, sir. ओके सहर साजिद. Present, sir. सैफुल्ला मलिक. यस सर. सैरिश. सैरिश इज नॉट देयर. सुंदर सरूज अफशान. सैयद करामत हुसैन शाह. प्रेजेंट सर. ओके उस्मान. प्रेजेंट सर. वानिया मंसूर. Present. जैनब. सर सैरिश प्रेजेंट है, उसके माइक का इशू, वो बोल रही है. अच्छा चलें सैरिश का. ओके जैनब प्रेजेंट हैं. जाकिरुल्लाह. प्रेजेंट सर. ओके जिरवा राहत. Present, sir. चलें ठीक है बच्चों. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आप सिर्फ इसको देखते जाइएगा. अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा. सर जी कल क्विज होगा. हाँ कल क्विज होगा. मैंने वो आपको बताया है. सर ये एमसीक्यू टाइप लेना सर, उसमें टाइपिंग वाले में फिर टाइम यार एमसीक्यूज में बहुत सारे लोगों का मसला हो जाता है तो मैं ऐसा करूँगा मिक्स बना दूंगा. ठीक है सर आप टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा. बेशक क्वेश्चन देते हैं, बेशक आप एमसीक्यूज देते हैं, आप टाइम एक्सटेंड कर दीजिएगा. चलें वो भी देख लेंगे. और कुछ? नो सर. सर हमारा 8 फेब को पेपर है माइक्रो का. डेटशीट आ गई है. गुड. यस सर. तैयारी शुरू कर दें. अभी तो आपके पास 1 महीना है. आज 12 है अभी. यस सर. गुड. मुझे नहीं पता था वैसे. आपने मुझे बताया कि डेटशीट आ गया. दैट्स गुड. चलें सर ओके अभी आई है. चलें सही है. ओके अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.